हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में जो है नया सेट सॉल्व करना है। सेट नंबर 6 चल रहा है, 5 तक हो गया था। सेट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के आंसर में। चलिए देखिए, सेट नंबर 6 का पहला सवाल है श्वेत प्रकाश किरण का। सेट नंबर 6 2022 का 346 GF। ठीक है, कौन सा सेट नंबर है? 346 GF। चलिए पहला सवाल देखते हैं। लिखा सेट नंबर 1 का है श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का अधिकतम विचलन होगा। ठीक है, देखो किस रंग के प्रकाश का अधिकतम विचलन होगा जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी। ठीक है, जो सनलाइट में होती है, जो आपके विब्ग्योर पार्ट है उसमें सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य होती है वो किसकी होती है? वायलेट की होती है, मतलब बैगनी रंग की होगी। तो बैगनी रंग का प्रक्षेपण सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अधिकतम होगा। अब देखो विचलन इसमें सबसे ज़्यादा होगा है। वैद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। खा नंबर है वैद्युत चुम्बकीय तरंगें कैसी तरंगें होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। गा नंबर लिखा है एक कुंडी के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ठीक है, एक का गा नंबर है, एक का गा नंबर। ठीक है, एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती, मतलब B बराबर कितना दिया गया है आपको? 40 वोल्ट। प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करने पर 80 मिली एम्पियर की धारा I बराबर कितनी है? 80 मिली एम्पियर, दैट मीन्स 80 × 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, ये हो गया आपका। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात आपको ज्ञात करना है। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात मतलब एक्सेल आपको क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, एक्सेल आपको क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक, तो देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या? एक्सेल इज इक्वल टू E/V/I। भाई R इज इक्वल टू, देखो V इज इक्वल टू क्या पढ़ा आपने? IR पढ़ा है। V इज इक्वल टू क्या पढ़ा? R। केवल अकेले कुंडली लगी है तो यहाँ पर R की जगह पर मैं यूज़ कर लूँगा किसका? एक्सेल। तो एक्सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/I। V की वैल्यू है आपके पास 40, अपॉन में I की वैल्यू क्या है? 80 × 10⁻³ ठीक है, केवल अकेली L है, R बार है नहीं तो यही लगा लेंगे डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा कितना? 40 दून 80, 0.5 और × 10⁻³ ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 500 ओम। क्लियर है? तो एक्सेल का मान कितना आ जाएगा? 500 ओम। क्लियर है? ठीक, चौथा ऑप्शन। अब हटा देते हैं इसको। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, इसको हटा दें, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लिखा है आपके पास, लिखा है निम्नलिखित कण नहीं, फिर 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। जो 0 केल्विन ताप है उस पर शुद्ध अर्धचालक कैसी व्यवहार करता है? विद्युत रोधी के बाद व्यवहार करता है। जब ताप को बढ़ाया जाता है तो वो किसकी तरह व्यवहार करता है? चालक की तरह व्यवहार करता है। क्लियर है? ठीक, तो विद्युत रोधी। अंगा नंबर देखो, निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है। निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, न्यूनतम डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य वाला कण होगा। ठीक है, तो देखो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य की फार्मूला लिख लीजिए पहले, ये अंगा नंबर है। ठीक, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है आपका? H/m × V। देखो चूंकि सवाल में कहा गया V कांस्टेंट है, V क्या है? एक ही कण से गतिमान है। तो अब देखो, आप इसमें देखो प्रोटॉन लिखा है, प्रोटीन लिखा है, गलत छपा है। प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। देखो पूछा ये गया है कि न्यूनतम डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य वाला कण कौन सा होगा? ठीक है, सबसे कम। तो इसमें देखो चूंकि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन मास ऑफ जितने भी पार्टिकल इसमें दिए गए हैं, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ ड्यूट्रॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, सबसे ज़्यादा होता है इसका। ठीक है, मास ऑफ अल्फा। इसका मतलब जो लैम्डा ऑफ अल्फा होगा वो सबसे कम होगा, न्यूनतम। ठीक है, सबसे क्या होगा? कम। लैम्डा ऑफ P, लैम्डा ऑफ किसके? D, लैम्डा ऑफ किसके? N के। ये पूछा गया था, मतलब अल्फा कण का जो दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होगा सबसे ज्यादा, जो कण जितना भारी उसकी दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य उतनी ही कम। इस फार्मूले से स्पष्ट है, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/m। अगर V कांस्टेंट है तो ये लगेगा आपको। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल। अब इसके बाद देखो संतुलित व्हीट स्टोन विष की प्रत्येक भुजा। ठीक है, संतुलित व्हीट स्टोन विष की 4 नंबर है। ठीक, हटा दें इसको। देखिए संतुलित व्हीट स्टोन विष की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध R ओम है। ठीक है, संतुलित व्हीट स्टोन विष की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध कितना है? R ओम है। नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी के सिरों पर के बीच का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो संतुलित व्हीट स्टोन विष बना लीजिए, ये बन गया। यहाँ पर R है, यहाँ पर R दिया गया है, यहाँ पर भी R ही है, यहाँ पर R है। संतुलित है तो इसमें कोई भी धारा नहीं प्रवाहित है। यहाँ पर ऐसे गैल्वेमीटर लगा है, ऐसे लगा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर बैटरी लगी है। अब आपसे पूछा गया कि इसके बीच नेट प्रतिरोध कितना होगा। तो यहाँ से I धारा चली, इसमें गई I1, इसमें गई कौन सी? I2। तो ये दोनों किस क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो देखो चूंकि R व R किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में है तो इसका मतलब R' इज इक्वल टू R प्लस कितना? R। ठीक, दैट मीन्स 2R। अब नीचे वाले R श्रेणी क्रम में पुनः,
चूंकि पुनः आर व आर किस में है, श्रेणी क्रम में है, तो वही कहानी श्रेणी क्रम में है। आर डैश इज इक्वल टू कितना 2r। ठीक, दोनों किस में होंगे, समांतर क्रम में, चूंकि दोनों आर डैश व आर डबल डैश किस में है, समांतर क्रम में। अगर समांतर क्रम में है तो आर नेट बराबर क्या हो जाएगा, आर डैश गुणे कितना आर डबल डैश बटे आर डैश प्लस कितना आर डबल डैश। ठीक, मान रख लेंगे तो 2r इंटू 2r बटे में 2r और गुणे प्लस का 2r, 2 दूनी 4r स्क्वायर बटे में 4r, 4 से 4 कैंसिल, ये कैंसिल, मतलब आर नेट बराबर कितना आर, आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल नंबर 4। स्क्रीनशॉट लीजिए सब लोग। ठीक है, था सवाल नंबर 4। ठीक है, स्टार्ट करें आगे, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4। अब दूसरे के काम में आ जाए, सेक्शन बी में, हटा दें इसको। चलिए देखिए, अब आ जाते हैं सवाल नंबर सेक्शन बी में, 2 नंबर में। ठीक है, 2 नंबर क्या कह रहा है, चलिए लिखा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य से क्या तात्पर्य है। ठीक है, देहली तरंगदैर्घ्य, देखो आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य, आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक हो, उसे हम कहेंगे क्या, देहली तरंगदैर्घ्य। बातें समझ में आई, आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य, ठीक है, जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक हो, उसे हम क्या कहते हैं, देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है खा, हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में होती है। ठीक है, तो लाइमन होती है पराबैंगनी में। ठीक है, लाइमन होती है पराबैंगनी में, बामर होती है दृश्य प्रकाश क्षेत्र में, बाकी ऊपर की तीनों होती हैं औरक्त क्षेत्र में, पास्टन ब्रैकेट और फोन, ये औरक्त क्षेत्र में होती है, याद कर लीजिए। 1 हेनरी प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की। तो 1 हेनरी अन्योन्य प्रेरण गुणांक की, 2 का गा नंबर है, 2 का गा नंबर। देखो 1 हेनरी अन्योन्य प्रेरण गुणांक, सीधी सी फार्मूला आपने पढ़ा है, E = -m डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी, ये पढ़ रखा है। 1 हेनरी आपको चाहिए, क्या चाहिए, 1 हेनरी। तो देखो अगर मैं यहाँ से m की वैल्यू निकालूँ तो m = -e डेल्टा I अपॉन कितना हो जाएगा, डेल्टा टी। ठीक है, अगर इफ़ डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू हो 1 एम्पियर, है ना, मतलब धारा में 1 एम्पियर का परिवर्तन हो। ठीक है, धारा में क्या हो, 1 एम्पियर, तो m का मान कितना कर दें, 1, m का मान क्या कर दें, 1 हेनरी। ठीक है, तो देखो अगर मैं ये कहूँ, ठीक है, अगर मैं ये कहूँ परिभाषा क्या बनेगी, ठीक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक 1 हेनरी के क्या होगा, बराबर होगा यदि कुंडली में, यदि प्राथमिक कुंडली में या प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा में क्या हो, परिवर्तन हो, मतलब धारा में परिवर्तन कितना हो, 1 एम्पियर का हो। ठीक है, धारा का एम्पियर क्या हो, 1 एम्पियर हो, या ऐसा कर सकते हैं कि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर के धारा में परिवर्तन होने पर, ठीक है, कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल अगर 1 वोल्ट हो तो हम कहेंगे क्या है, 1 हेनरी है। परिभाषा क्या है, 1 हेनरी है। समझ में आया कि नहीं है, फिर से एक बार सुनते हैं। देखिए धारा में एकांक, प्राथमिक कुंडली की धारा में एकांक परिवर्तन करने पर, एकांक परिवर्तन करने पर यदि द्वितीय कुंडली में 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाए, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए, ठीक है, क्या उत्पन्न हो जाए, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए, तो हम कहेंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक 1 हेनरी है। क्या है, 1 हेनरी। तो हम उसका जो अन्योन्य गुणांक होगा उसे हम क्या, अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होगा, 1 हेनरी कहलाएगा। क्लियर है, ठीक, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है एक तार को खींचकर 2 गुनी लंबाई कर दी जाती है। ठीक है, ये था आपका घ नंबर। देखो एक तार के खींचकर लंबाई 2 गुनी, अगर हम कह लें, ठीक है, देखो n बराबर कितना है, 2 गुना, कितना है, 2 गुना। अब इसको देखो ये 1 नंबर का सवाल है तो लॉन्ग मेथड नहीं यूज़ करेंगे, इसके 2 मेथड है, मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है, एक मेथड है, लॉन्ग मेथड नहीं यूज़ करेंगे, 1 नंबर का सवाल है। एक लिखा है एक तार को खींचकर लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है तो प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। देखो R1 बराबर R है तो R2 आपसे पूछा गया है ना। देखो अगर मैं ऐसे लिख लूँ, R2 आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। ठीक है, तो देखो हमने क्या कहा था, लंबाई n गुनी करने पर, लंबाई कितनी गुनी करने पर, n गुनी करने पर, n गुनी करने पर प्रतिरोध कितने गुना हो जाता है, n स्क्वायर गुना हो जाता है, n स्क्वायर गुना हो जाता है। ठीक, मतलब R2 इज इक्वल टू n स्क्वायर कितना हो जाएगा, R1। दैट मीन्स n का मान कितना है, 2 का स्क्वायर और R1 का मान R, मतलब 4R हो जाएगा। R2 का मान कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं अंगा नंबर, दूसरे का अंगा नंबर, हटा दें इसको। चलिए दूसरे का अंगा नंबर,
दूसरे का अंगा, ठीक। दूसरे का अंगा नंबर जो है क्या लिखा है, 5 सेंटीमीटर लंबे तार, ठीक है। 5 सेंटीमीटर लंबे तार, लंबाई है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 × 10⁻² मीटर। 5 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 × 10⁴ B = लिखा है आपको 2 × 10⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र, 2 × 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है, कि चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। और धारा इसमें I बराबर कितनी रखी जाती है, 3 मिली एम्पियर की, मतलब 3 × 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। प्रवाहित की तार में अधिकतम बल F आपको चाहिए, अधिकतम बल चाहिए तो F मैक्सिमम, ठीक है। आपने फार्मूला पढ़ा है F = IBL sin थीटा, ठीक है। मैक्सिमम पूछा गया आपसे तो F मैक्सिमम हो जाएगा केवल IBL, थीटा बराबर कितना रखेंगे 90। F = IBL मान रख लो यहाँ से, I का मान कितना है 3, I का मान है आपके पास 3 × 10⁻³ ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है आपके पास 2 × 10⁻⁴ है, ठीक है। और L की वैल्यू है आपके पास 5 × 10⁻², ठीक है। ये है, सब कैलकुलेशन कर लेंगे, 3 दूनी 6 पंचे 30 है, गुणे में 10⁻³ 4 7 2 9 -9, दैट मीन्स 3 × 10⁸ -8 न्यूटन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फोर्स, क्लियर है, ठीक। अब देखो परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की कमियां लिखी हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। आगे देखें, अब इसके बाद क्या कहें हम, लिखा है परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। तो परमाणु के रदरफोर्ड की मॉडल की 2 कमियां थी। एक तो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए, ठीक है, पहली कमी सिर्फ आपसे 1 नंबर में पूछा गया, तो ऐसे लिखेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका, दूसरा, ठीक है। दूसरी कमी ये थी कि उन्होंने जो है स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सकी, और दूसरी कमी ये थी कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनों की गति को जो है इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में गति करेंगे इस बात का भी निर्धारण, या सतत स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सके, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम, सतत स्पेक्ट्रम की व्याख्या वो नहीं कर सके, ठीक है। रेखीय स्पेक्ट्रम की, सॉरी किसकी, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। तो 2 मुख्य कमियां थी कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका, दूसरा, ठीक है, ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सके। ये हो गया आपका, है ना। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन के नियम की व्याख्या अगर देखनी है तो मतलब अब जिसको नहीं आता है वो, ठीक है, लेक्चर मतलब वीडियो लेक्चर में जाके जहाँ पे लेसन पढ़ाया गया वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, मिल जाएगा आपको, ठीक। आगे देखो, बैंड अंतराल ऊर्जा के आधार पर चालक, विद्युतरोधी तथा अर्धचालक की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये जो 3 का ख नंबर है, स्टार्ट करें। देखिए 3 का ख नंबर, चलिए 3 का ख नंबर का स्टार्ट करेंगे। लिखा क्या है, बैंड अंतराल ऊर्जा के आधार पर, बैंड अंतराल ऊर्जा के आधार पर चालक, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, चालक, चालक, और चालक की व्याख्या करें अगर तो चालक वे पदार्थ होते हैं, ठीक है, चालक क्या होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जिनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग नगण्य होता है, ठीक है। वर्जित ऊर्जा अंतराल आपको मालूम था, फॉरवर्डिंग गैप ऐसे बनता है इसका, ये आपका कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है, कंडक्शन बैंड होता है, ये बैलेंस बैंड होता है, ये वैलेंस बैंड होता है। या तो ये ओवरलैप्ड होते हैं, या तो यहाँ पर क्या होते हैं, ओवरलैप्ड होते हैं ऐसे, क्लियर है, या तो ऐसे ओवरलैप्ड होते हैं, आपको नोट्स पे मिल जाएंगे ये सब, ठीक। और या तो इनके बीच वर्जित अंतराल बहुत कम होता है, 0.09 से कम, वर्जित जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये हो गया चालक। चालक के बाद मैं बात करता हूँ अचालक की, इसकी बात करता हूँ अचालक की। इसमें जो कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है, इसमें देखो, इसमें लिखेंगे कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड, ठीक है, संयोजी बैंड जो है पूरी तरह भरे होते हैं, और जो चालन बैंड होता है वो आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों से, मुक्त इलेक्ट्रॉनों से क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं, और जिनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल या तो नगण्य होता है या तो आपस में ओवरलैप्ड होते हैं। ये हो गया, और ये हो जाएगा आपका किसका, चालक का, ठीक है। जिसमें देखो चालक वे पदार्थ होते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं, अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है, ठीक है। संयोजी बैंड तो भरे होते हैं, लेकिन इनके बीच जो एनर्जी गैप होता है वो लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, ज़्यादा, 3 से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अचालक। अचालक के बाद एक टॉपिक आता है अर्धचालक, तो ये आप लिख लेंगे सब। अर्धचालक जो है, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिनका संयोजी बैंड पूर्णतया भरा होता है लेकिन चालन बैंड पूर्णतया रिक्त होता है, और उनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो उनको हम कहते हैं क्या, अर्धचालक। तो ऐसे चित्र बनाएंगे इसमें भी, हाँ ऐसे।
और इनके बीच जो वर्जित एनर्जी गैप है उसको हम कितना दिखा देंगे, लेस देन आर इक्वल टू किसके, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे ऊपर नहीं होता है। ठीक, भरा ये होता है, इसमें ओवरलैपिंग नहीं होती, ऊपर वाले दोनों रिक्स होते हैं। ठीक है, ये कंडक्शन बैंड है, ये आपका वैलेंस बैंड है, चालन बैंड और संयोजी बैंड, वैसे वो है। ठीक है, तो ये व्याख्या हो गई आपकी, लिख लीजिएगा। गा नंबर देखो 3 का गा नंबर, हटा दें इसको। चलिए सवाल नंबर 3 का गा। चलिए सवाल नंबर 3 के गा की बात करें। ठीक है, तो चित्र बनाएंगे हम। सवाल नंबर 3 का गा है। देखिए 3 का गा नंबर ऐसे लगेगा। देखो ये 2 ओम है, ये कितना है, 3 ओम है, यहाँ पर 1 माइक्रोफैरेड है, और ये भी आपका कितना माइक्रोफैरेड है, 2 माइक्रोफैरेड है। क्लियर है। तो यहाँ से एक बैटरी लगी है, ये कितना है, 12 वोल्ट की, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है, ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये है आपके पास 1 ओम। समझ में आया कि नहीं है। आपसे सवाल में पूछा, दिए गए परिपथ की सहायता से प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की क्या करनी है, गणना करनी है। ठीक है, आवेश आपको निकालना है। तो देखिए आवेश हम कैसे याद कर सकते हैं। ठीक, समझिए ज़रा। देखो सबसे पहले तो इसके सिरों पर हम पोटेंशियल यहाँ पर ले लेते हैं V डैश, क्योंकि आवेश ज्ञात करने के लिए ज़रूरी है कि इनका पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए, और समांतर क्रम में पोटेंशियल क्या होता है, बराबर होता है। तो पहले इन पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो एक चीज़ याद रखिए कि अगर बैटरी लगी है, ठीक है, तो आपको संधारित्र आपका काम नहीं करेगा, मतलब संधारित्र में से कोई धारा न जाएगी ना आएगी, मतलब अभी के लिए संधारित्र, लेकिन पोटेंशियल होगा, धारा नहीं होगी लेकिन पोटेंशियल। याद रखना, धारा के बगैर पोटेंशियल हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल के बगैर धारा नहीं हो सकती है, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप धारा यहाँ से जाएगी, सीधे आई निकलेगी। अगर ये बैटरी लगी है तो इस संधारित्र का कोई काम नहीं, ये पूरी की पूरी धारा आई इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, इसमें वापस आ जाएगी। मतलब ये R1 अगर कह लूँ, इसको R2 कह लूँ, इसको क्या कह लूँ, R3 कह लूँ, इसको C1 कह लूँ, इसको C2, मतलब C1 C2 में कोई धारा नहीं जाने वाली है, लेकिन पोटेंशियल होगा। जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका होगा। ठीक, तो सबसे पहले तो ये निकालेंगे कि परिपथ में धारा कितनी है। चलिए देखते हैं, परिपथ में धारा, सब अच्छे सवाल है। ठीक, परिपथ में धारा I = E बटे श्रेणी क्रम है ना, तो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे, R1 + R2 + कितना, R3, सभी ऐड कर लेंगे आप। तो E का मान कितना है, 12 बटे 2 3 1, मतलब 3 2 5 1 6, 12 बटे 6, मतलब 2 एम्पियर। परिपथ में धारा कितनी आ गई, 2 एम्पियर। ठीक है, तो अब जरा देखो, आपको V डैश फाइंड करना है। तो क्या चाहिए आपको, देखो V डैश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो V डैश बराबर I, भाई श्रेणी क्रम में धारा बराबर, लेकिन यहाँ पर जो नेट रेजिस्टेंस चाहिए वो केवल R1 और R2 का चाहिए। तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 + किसका, R2, क्योंकि यहीं तक फाइंड करना ना। तो ये हो जाएगा आपका I का मान 2 और R1 और R2 का मान कितना है, 2 + कितना, 3, मतलब 2 3 2 5 दूनी 10 वोल्ट। ये क्या हो गया, 10 वोल्ट। मतलब यहाँ पर भी आपको 10 वोल्ट का विभवांतर मिल गया, प्राप्त हो गया ऊपर। ठीक है, अब देखो चूंकि C1 व C2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। चूंकि C1 व C2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है ना। अगर ये श्रेणी क्रम में है, C1 और C2 क्या है, श्रेणी क्रम में है, तो जब C1 C2 श्रेणी क्रम में, तो C नेट बराबर कितना आ जाएगा, आपको पता है श्रेणी क्रम का फार्मूला, C1 C2 बटे C1 + C2। दैट मीन्स C1 और C2 की वैल्यू 1 × 2 बटे 1 + 2, 2 1 कम 2 बटे 3 हो गया C नेट की वैल्यू, है ना। अब आपको चाहिए क्या, चार्ज चाहिए, श्रेणी क्रम में चार्ज बराबर होता है, तो Q बराबर C और इंटू कितना, V डैश। तो C की वैल्यू 2 बटे 3, V डैश की वैल्यू 10, 10 दूनी 20 बटे कितना, 3। ठीक है, ये हो गया 20 बटे 3 इसका आंसर। ठीक, समझ में आया सबको, 3